अभी हमने बात किया स्थायी बंदोबस्त की। स्थायी बंदोबस्त जिसके अंदर जमींदारों को भूमि का मालिक बनाया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और भूमि भू राजस्व व्यवस्था, भूमि पर लगने वाले लगान को स्थायी कर दिया। लेकिन इस व्यवस्था से सरकार को काफी नुकसान हुआ बाद में चलकर, क्योंकि फसलें, खाद्यान्न बढ़ते गए, लेकिन जो सोर्स ऑफ इनकम था वो फिक्स था और एक लंबे समय। इन व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने एक नई पॉलिसी भू राजस्व व्यवस्था में अप्लाई की। उस भू राजस्व व्यवस्था में जो नई पॉलिसी अप्लाई की, उस पॉलिसी का नाम था रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, यह व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास और बंबई में लागू की गई। इन दो ही क्षेत्रों के अंदर लागू की गई। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था है क्या? रैयत यानी कि क्षेत्र, एक एरिया, और इस व्यवस्था के अंदर जो भूमि का मालिक था, जो किसान था, उसे ही रैयत मान लिया। स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदार को माना गया, लेकिन यहां रैयत किसान को ही मान लिया गया। सीधी सी बात है, यानी कि इस व्यवस्था के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी स्वीकार करके उसके साथ सरकार ने लगान की सीधी शर्तें तय। अब गवर्नमेंट ने डायरेक्ट ही किसान के साथ कांटेक्ट कर लिया, मीडिएटर को हटा दिया, जमींदार को हटा दिया। टैक्स व्यवस्था, और ये व्यवस्था देखिए मुंबई और मद्रास में ही लागू क्यों की गई, ये भी एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये व्यवस्था किसने लागू की? सबसे पहली बात देखिए, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने वास्तविक किसानों से ही इस बंदोबस्त को लागू करने का सुझाव दिया। क्यों ये व्यवस्था बंबई और मद्रास में क्यों लागू की गई? क्योंकि वहां पर जमींदारी का अभाव था, वहां जमींदारों का अभाव था, और ये व्यवस्था वहां पर लागू नहीं हो सकती थी। इसके साथ साथ कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने माना कि लगभग इस व्यवस्था के अंदर उन्होंने सुझाव दिया कि आधा भाग लगान के रूप में किसान हमें देंगे। इससे किसानों को ये फायदा है कि जमींदार जितना आपसे लेते थे, उसके बाद आपसे बेगारी करवाते थे, उसके बाद आपसे एक्स्ट्रा टैक्सेस और लेते थे, आपको उन सब से निजात मिल जाएगी। और कंपनी को भू राजस्व व्यवस्था के अंदर, इस रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंदर कंपनी की इनकम बढ़ जाएगी। इन दो बातों को देखते हुए कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का
एक सुझाव दिया सरकार को एक वैल्यू रखी, क्योंकि इनका मानना था कि जो स्थायी बंदोबस्त है उसके अंदर एक लंबे समय तक हमने लगान की व्यवस्था को फिक्स कर दिया, इससे सरकार को कोई फायदा नहीं, बल्कि इसका फायदा केवल जमींदार को। फसलें कितनी भी हों, जमींदार उनसे सस्ते में खरीदता है, महंगे में बेचता है, मगर हमने जो भू राजस्व व्यवस्था उसको फिक्स कर रखा है, इसलिए सरकार को नुकसान है। और एक टोकन के रूप में इस व्यवस्था को इन्होंने केवल मुंबई और मद्रास में ही लागू किया। लेकिन अगर हम बात करें रैयतवाड़ी व्यवस्था की, तो इसमें एक विशेषता ये है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत लगान की राशि निश्चित नहीं की गई। सरकार ने कोई फाइनल नहीं किया कि आपको इतना ही टैक्स देना पड़ेगा। समय के साथ ये घट बढ़ सकती है, अगले 10 सालों 20 साल 30 साल बाद हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ये गवर्नमेंट के हाथ में। इस व्यवस्था में सबसे विशेष बात ये थी कि जो किसान था उसे भूमि का स्वामी मान लिया। इससे पहले स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक जमींदार था। अब रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान खुद होता था। वो टैक्स की शर्तें सरकार के साथ फिक्स करें, अपनी जमीन बताएं और टैक्स दें। और अगर किसान को लगता है कि वो टैक्स नहीं दे सकता, तो अपनी इच्छा से अपनी जमीन का स्वामित्व छोड़ सकता है, भूमि छोड़ सकता है, कोई और काम कर सकता है, उसको कोई मनाही नहीं। दोनों ही शर्तें जमींदार के ऊपर रखी। ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब अगर हम बात करें कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का फायदा क्या हुआ, इसका गुण क्या हुआ, देखिए इसका एक तो फायदा ये हुआ कि कंपनी का जो रेवेन्यू था, जो इनकम थी, वो बढ़ गई। दूसरा इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि कंपनी के पास इस क्षेत्र के अंदर वास्तविक रूप से किसानों के पास कितनी भूमि है उसका रिकॉर्ड आ गया। पहले एक आईडीए पे ये टैक्स दे रहे थे, लेकिन अब उनके पास निश्चित रूप से एक रिकॉर्ड मेंटेन था कि इस क्षेत्र के अंदर लोगों के पास इतनी भूमि है। और तीसरा, जमींदारों का जो सुविधा संपन्न होना था और वो पैसे वाले होते जा रहे थे, उस चीज पर एक लगाम लग गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था में केवल और केवल फायदा ही फायदा था, ऐसा नहीं है। इस व्यवस्था में नुकसान भी हुए, खासकर मद्रास के अंदर, उस क्षेत्र के अंदर किसानों की स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि उन्हें अपनी जमीनें छोड़नी पड़ी। दूसरा नुकसान ये था कि लगान की व्यवस्था इतनी ज्यादा थी इस क्षेत्र के अंदर कि किसानों को, जिनके पास जमीन की जो वैल्यू थी वो थोड़ी थी, कम जमीनें थी, उन्हें सेठ साहूकारों से, जमींदारों से लगान भरने के लिए उनसे कर्ज लेना कि हमारा स्वामित्व कहीं समाप्त नहीं हो जाए, जमीन तो कम से कम हमारी भूमि हमारे पास बनी रहे, इसलिए उन्हें उनसे कर्ज लेना पड़ा टैक्स को उतारने के लिए। इससे सेठ साहूकारों के पास जमीनें बढ़ती चली गई और जो किसान थे वो भूमिहीन होते चले गए, क्योंकि बाद में उन्होंने जमीनों पे कब्जा कर लिया। और बाद के अंदर देखा जाए तो स्टार्टिंग के अंदर एकदम से सरकार की रेवेन्यू तो बढ़ी, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि जमीन का मालिकाना हक तो जमींदारों के पास आ गया। किसानों ने अपनी जमीन उनके पास गिरवी रखी, वो मालिक बन गए और उन्होंने खेतीबाड़ी नहीं की। तो जब फसलें नहीं हुई तो लगान देगा,
तो इस व्यवस्था के, रैयतवाड़ी व्यवस्था के, जिसके अंदर मालिक खुद किसान को बना दिया गया, इसके कुछ नुकसान भी थे और कुछ फायदे भी थे जिन पे हमने बात की। और इसके बाद गवर्नमेंट ने एक तीसरी व्यवस्था लागू की जिसका नाम था महालवाड़ी व्यवस्था।